नमस्ते जी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन नंबर 18 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, जो कि बात करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर जब 13 हमने देखा था, 13 नंबर का सेक्शन, तो उसमें बता रखा था कि रेंट ट्रिब्यूनल कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, कौन उसमें ऑफिसर होगा, उसकी क्या पावर होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होंगी। बेसिकली पावर्स नहीं बता रखी, क्वालिफिकेशन में बता रखी है। उसके बाद उसको अपॉइंट कौन करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल बनाता कौन है, ये सारी बातें सेक्शन नंबर 13 में थी। सेक्शन नंबर जो 18 है, इसमें बता रखा है कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, मतलब वो किस तरह के केसेस ट्राई कर सकता है, किस तरह के केस हियर कर सकता है, सुन सकता है। बेसिकली ट्राई करना मतलब डील कर सकता है, जिनको सुन सकता है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके पास। तो सेक्शन नंबर 18 में रेंट ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन की बात है। सबसेक्शन जो 1 है, ये बात करता है कि कोई भी इस एक्ट के अंदर जो भी बात कर रखी है, जहाँ पे भी ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड होता है। बेसिकली ये जो एक्ट है राजस्थान का है, तो राजस्थान की टेरिटरी में ही एप्लीकेबल होगा। तो राजस्थान की टेरिटरी में कोई भी इशू आता है जो इस एक्ट से रिलेट कर रहा है, तो उस इशू को सुनने की और ट्राई करने की जो पावर है, सुनना मतलब हियर, मतलब जो डिस्प्यूट आ रहा है उसमें दोनों पार्टी को सुनेगा ना। तो जो रेंट ट्रिब्यूनल में जो हेड होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, दोनों पार्टियों को सुनेगा। तो हियर करना और ट्राई करना मतलब बेसिकली ट्राई करने से क्या होगा कि दोनों पार्टीज़ के जो राइट्स या ड्यूटीज़ हैं वो डिटरमाइन हो जाएंगे। तो ट्राई करना और हियर करने की जो पावर है ना, वो सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल के पास है, कोई भी सिविल कोर्ट के पास नहीं है। मतलब सिविल कोर्ट जो है उसके पास अपनी पावर है, वो तो है, नो इशू। लेकिन ये भी एक तरह का सिविल लॉ ही है। यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा आपको कि आपको सब इम्प्रिजमेंट दे दिया जाएगा अगर आप इस तरह का एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी जो बातें दी जा रही है वही है कि आपका अगर पोजीशन नहीं मिल रहा है, आपको इलीगल डिस्पोज किया, तो आपको वापस पोजीशन दिलवाया जाएगा। एविक्शन करवाना है तो इसमें प्रोसेस बता रखा है, कौन कौन से ग्राउंड हैं एविक्शन के, मतलब खाली करवाना है अगर आपको मकान। तो ये सारी बातें इसमें बात करें तो सिविल लॉ है बेसिकली। लेकिन जो सिविल कोर्ट है वो, उसके पास पावर नहीं है ट्राई करने का ना हियर करने का। इसके लिए अलग से अथॉरिटी बनी है जिसको रेंट ट्रिब्यूनल नाम दिया है, जिसको अपन ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहाँ बैठता है रेंट ट्रिब्यूनल में। तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास एक्सक्लूसिवली पावर है, जिस भी इशू आएंगे इस एक्ट से रिलेटेड वो रेंट ट्रिब्यूनल ही सुनेगा। दैट इज सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है, जब भी कोई ऐसा इशू आता है जिस पे, जो वो ऐसा प्रेमाइसिस है जिस पे चैप्टर 2 और चैप्टर 3, जो मैं आपको बार बार मोस्टली सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जिस प्रेमाइसिस पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो चैप्टर 2 और 3 एप्लीकेबल नहीं होता, वो सेक्शन नंबर 3 जो है उसमें बता रखी है ये बातें कि कौन कौन से ऐसे प्रेमाइसिस हैं जहाँ पे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होता। चैप्टर 2 में जो बात करी थी वो रिविजन ऑफ रेंट की बात करी थी। चैप्टर 3 में जो बात करी थी वो बेसिकली बात करी थी आप एविक्शन करना चाह रहे हैं, आप इमीडिएट पोजीशन लेना चाह रहे हैं, या वो एक सर्टिफिकेट की बात थी, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी जो सेक्शन 8 में थी। तो ये जो बात रिवीजन की, और ये जो 3 मैंने आपको सेक्शन अलग बताया, मतलब सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 5 सेक्शन है टोटल, ये 5 सेक्शन उन प्रेमाइसिस पे एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि ये वहाँ पे सेक्शन नंबर 3 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो सेक्शन नंबर 3 में जो प्रेमाइसिस आ रहे हैं उनके लिए बात कर रहा है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है, अभी ऊपर तो इन्होंने बात कर दी कि आपको क्या करना है सबसेक्शन 1 में कि कोई सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात जो दूसरे सबसेक्शन में वो ये है कि जब इस तरह के इश्यूज़ हैं, जो इस तरह के प्रेमाइसिस के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो सबसेक्शन 3 में जिन बात हो रही थी कि सबसेक्शन 3 के अंदर जो प्रेमाइसिस है, तो उनका अगर कोई इशू है और उसको सॉल्व करना है, तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये दोनों जो कानून हैं, ये जो 2 एक्ट बने हुए हैं, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इन एक्ट की आवश्यकता है, इनके प्रोविजंस की आवश्यकता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है, कोई मना नहीं है। और कोई अदर सब्सटेंटिव लॉ भी है इन दो के अलावा, अगर कोई और सब्सटेंटिव लॉ मतलब ऐसा लो जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिफाइन होते हैं, तो अगर कोई और सब्सटेंटिव लॉ भी अगर है तो वो भी, इन दो के अलावा कोई तीसरा और अदर लॉ भी है, तो उससे जो इशू अगर सॉल्व हो सकता है तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे जो है प्रोवाइज़ो, ये प्रोवाइज़ो था फर्स्ट, अभी वापस प्रोवाइज़ो आ गया है सबसेक्शन 1 का ही सेकंड प्रोवाइज़ो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो है रेंट ट्रिब्यूनल कोई भी डिस्प्यूट है वो नहीं सुनेगा, रेंट ट्रिब्यूनल कोई भी डिस्प्यूट नहीं सुनेगा जिसमें कोई भी प्रोविज़न जो कि राजस्थान पब्लिक प्रेमाइसिस एक्ट 1964 का, राजस्थान पब्लिक प्रेमाइसिस एक्ट 1964, ये बेसिकली मेरे हिसाब से है कि पब्लिक प्रेमाइसिस जो हैं, पब्लिक फंक्शंस के लिए जो काम आने वाले प्रेमाइसिस हैं, उनके लिए पर्टिकुलर एक्ट बनाया होगा। तो उस प्रेमाइसिस से डील करता हुआ अगर कोई इशू है तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है ट्राई करने का और हियर करने का। दूसरा, इसमें राजस्थान प्रेमाइसिस रिक्विजिशन एंड इविक्शन ऑर्डिनेंस 1949, तो 1949 का जो ये ऑर्डिनेंस बना हुआ है राजस्थान प्रेमाइसिस रिक्विजिशन एंड इविक्शन वाला, इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से भी अगर कोई प्रोविज़न है और उससे इशू डील होने वाला है
तो इसमें भी रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं है, ना तो वो ट्राई कर सकता ना वो हेयर कर सकता। तो दो एक्ट की बात करिए। पब्लिक प्रीमाइसेस जो है राजस्थान पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट 1964 और ये दूसरा जो ऑर्डिनेंस है 1949 का। ठीक है, इसके बाद जो आगे सबसेक्शन 2 आता है, इसमें बात करिए कि जो पिटिशन है, अगर पिटिशन आप रिकवरी फॉर अनपेड रेंट के लिए फाइल करते हैं या फिर अरियर्स ऑफ रेंट के लिए। अरियर ऑफ रेंट मतलब बहुत सारा आपका बकाया है, वो आपने पेमेंट नहीं किया। अनपेड रेंट का मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, जो अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया। अरियर ऑफ रेंट का मतलब ये है कि आपने आने वाले जो महीने हैं, जो नेक्स्ट मंथ है, मतलब उनका तो पेमेंट कर दिया है, लेकिन पिछले वाले जो है उनका पेमेंट नहीं किया। मान लीजिए जनवरी से आपने जो टेनेंसी शुरू होती है, आपकी किराएदारी जनवरी से शुरू हुई, तो जनवरी में आपने पेमेंट किया लेकिन फरवरी का पेमेंट नहीं किया और फिर मार्च का पेमेंट कर दिया, तो ये जो फरवरी का पेमेंट नहीं किया इसको कहेंगे अरियर ऑफ रेंट। ठीक है, और अनपेड रेंट का मतलब ये हो गया कि आज जनवरी का पेमेंट कर दिया आपने, फरवरी का भी नहीं किया, मार्च का भी नहीं किया और अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो फरवरी और मार्च का जितना अमाउंट है वो सारा अनपेड रेंट में काउंट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की पिटिशन फाइल करते हैं जहाँ पे आप रिकवरी करना चाहते हैं अनपेड रेंट की, ये जो पेमेंट नहीं हुआ है, तो जो प्रोसीजर एप्लीकेबल होना है वो सबसेक्शन जो सेक्शन 14 दे रखा है, सेक्शन नंबर 14 में जो हमने देखा था कि वो रिवीजन ऑफ रेंट में आप जिस तरह की प्रोसीजर है वो कैसे एप्लीकेबल होती है, तो वो सेम प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। मतलब वही कि 30 दिन का समय दिया जाएगा, मतलब 30 दिन आपको टाइम, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है 30 दिन के अंदर। फिर वो एक डेट फिक्स करने वाला था, सेक्शन नंबर 14 में हमने देखा था ना कि आप जो पिटिशन फाइल कर रहे थे, फिर 30 दिन के अंदर जो है वो सर्विस ऑफ नोटिस हो रही थी, वो पार्टी से रिप्लाई मांगा जा रहा था, फिर 30 दिन के टाइम था उसको रिप्लाई फाइल करने का, फिक्स जो डेट हो रही थी वो 30 दिन हो रही थी, फिर रिप्लाई फाइल करने का, फिर 15 दिन आपको दिए जा रहे थे रिजॉइंडर, मतलब रिप्लाई फाइल करो, फिर आपको 90 दिन दिए जा रहे थे कि इस दिन इसमें डिस्प्यूट सॉल्व करो, और पूरा केस डिस्प्यूट करने के लिए सॉल्व करने के लिए जो है पूरा डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए 150 डेज टोटल दे रखे थे जो सेक्शन नंबर 14 में। तो अगर अनपेड रेंट की बात आती है तो सेक्शन नंबर 14 जो है वो एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 3 में बात करी है कि अगर रिकवरी ऑफ प्रीमाइसेस की आप बात करना चाह रहे हैं उन प्रीमाइसेस के लिए जो सेक्शन 3 की बात करी है, ऐसे प्रीमाइसेस जो सबसेक्शन 3 में दे रखे हैं। तो सबसेक्शन 3 में जो प्रीमाइसेस दे रखे हैं वो प्रीमाइसेस है जहाँ पे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेबल नहीं होता। वही सेम बात जो अभी अपन ने सबसेक्शन 1 में देखी थी कि चैप्टर नंबर 2 रिवीजन ऑफ रेंट वाला और चैप्टर नंबर 3 जहाँ पे इविक्शन और इमीडिएट पोजेशन की आपने जो बात देखी थी, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, मतलब जो सेक्शन 7, 8, 9, 10 जो 5 सेक्शन जो बात हैं ये एप्लीकेबल जिन प्रीमाइसेस पे नहीं हो रहे थे, जो प्रीमाइसेस सेक्शन नंबर 3 में बता रखे, उन प्रीमाइसेस में अगर आप रिकवरी की बात करते हैं, उन प्रीमाइसेस में रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात करते हैं, तो जो प्रोसीजर चलेगा वो चलेगा सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग। हमने अभी जब सेक्शन नंबर लास्ट मैंने आपको जब सेक्शन नंबर 11 और 12 बताया था, तो 11 में मैंने बताया था कि अगर आपको कोई इलीगली डिस्पोजेस कर देता है तो आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, और उसकी प्रोसीजर जो है सेक्शन नंबर 12 में बता रखी थी। लेकिन अगर वो प्रीमाइसेस ऐसा है जहाँ जो सेक्शन नंबर 3 के अंदर आने वाले प्रीमाइसेस है, तो जो प्रोसेस होगी वो सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, वो प्रोसेस सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग चलेगी। तो 15 में हमने देखा था कि आप पिटिशन फाइल करते हैं, फिर वो अपीयरेंस के लिए 30 दिन का टाइम देता है, फिर आपको नोटिस का आपको रिप्लाई जो है जो टीनेंट है उसको टाइम देता है कि 45 दिन में अपना बात रखो, अपना रिप्लाई फाइल करो। फिर रिप्लाई फाइल करने के वो वापस अगेंस्ट 30 दिन देता है, फिर टोटल 180 डेज़ देता है कि इसको डिस्प्यूट सॉल्व करना, और 240 डेज़ जो है उसमें कंप्लीट इशू जो है उसको सॉल्व करना है। ये सेक्शन नंबर 15 में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 15 में प्रोसीजर बता रखी, तो वो सेम प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी अगर रिकवरी ऑफ पोजीशन की बात आती है तो। ठीक है, और लास्ट सब सेक्शन में ये कह रखा है कि जो पिटिशन फाइल करोगे आप रेंट ट्रिब्यूनल में, वो उसके लोकल लिमिट्स में होने चाहिए। मतलब ये है कि अगर जयपुर वाले जो म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ का कोई डिस्प्यूट है तो जयपुर में ही पिटिशन फाइल करो। ऐसा नहीं है कि आप कोटा में या फिर आप उदयपुर में या जोधपुर में जाके वो केस फाइल कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे इशू है, जहाँ पे जो इशू ऑफ कॉज जो है क्रिएट हुआ है, जो एक्शन लेना है आपको, तो वो वही होगा जहाँ पे जो इशू है, जहाँ पे जो प्रीमाइसेस है, वहाँ पे जहाँ पे लोकल लिमिट्स में जो प्रीमाइसेस है वो एस्टेब्लिश है वहीं की होगी। ठीक है, तो ये है सेक्शन नंबर आपका 18 जो कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल की बात कर रहा था। थैंक यू।